कश्मीर पर पाकिस्तान की पीएम नवाज शरीफ के बयान पर भारत ने करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि कश्मीर पाने का पाकिस्तान का ख्वाब कयामत तक भी पूरा नहीं होगा। सुषमा स्वराज ने कहा कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का है और इस स्वर्ग को कभी आतंक का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। पाकिस्तान का एक खतरनाक दिवा स्वप्न है कि एक दिन कश्मीर पाकिस्तान बनेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने स्वयं ये बात कल कही है। पूरा भारत एक स्वर से वजीर आजम पाकिस्तान को ये बताना चाहता है कि उनका और पाकिस्तान का ये दिवा स्वप्न कयामत तक भी पूरा नहीं होगा। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने कश्मीर को दुआएं नहीं बल्कि हथियार और आतंकवाद का गहरा दर्द दिया है। अपने ही लोगों के खिलाफ तोप और जंगी जहाज से हमले करने वाले पाकिस्तान को भारत के पेशेवर और अनुशासित सुरक्षा कर्मियों पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। जिस देश ने अपने लाखों नागरिकों पर लड़ाकू विमानों, तोपों और टैंकों का इस्तेमाल किया हो, उसे हमारी बहादुर, अनुशासित और सम्मानीय पुलिस और सुरक्षा बलों पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं। इस बीच शनिवार को जम्मू में भी नवाज शरीफ के बयान के विरोध में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि शुक्रवार को मुजफ्फराबाद की एक रैली में शरीफ ने कहा था कि उन्हें उस दिन का इंतजार है जब कश्मीर पाकिस्तान का बन जाएगा। कश्मीर में हिंसा के बाद अब कुछ इलाकों में हालात सामान्य होते दिख रहे हैं। 4 जिलों बांदीपोरा, बारामूला, बडगाम और गांदरबल में कर्फ्यू हटा लिया गया है। शनिवार को श्रीनगर के कुछ इलाकों से भी कर्फ्यू हटा दिया गया। हालांकि घाटी के 6 जिलों में कर्फ्यू अभी जारी है। शनिवार को कहीं हिंसक झड़प नहीं हुई। शनिवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीनगर में सीएम महबूबा मुफ्ती और आला अधिकारियों के साथ ताज़ा हालात पर बैठक की। गृह मंत्री मुस्लिम धार्मिक नेताओं, सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों के प्रतिनिधि मंडल से भी मिले। सेंटर में, लोकसभा में, राज्यसभा में जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के साथ अपना एक सपोर्ट देने की और यहाँ शांति बहाली के लिए जो अपील की है, सभी के लिए को की है, तो इसका एक अच्छा मैसेज है। हम आशा करते हैं कि जल्दी हालात ठीक हो जाएंगे। शनिवार को सीएम महबूबा मुफ्ती ने कुपवाड़ा में हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार वालों से मुलाकात की। आपको बता दें कि 8 जुलाई को हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद शुरू हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन में अब तक 47 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3700 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इनमें 1500 से ज्यादा सुरक्षा बलों के जवान हैं। इंडियन एयरफोर्स के लापता विमान AN-32 का करीब 48 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। बंगाल की खाड़ी के जिस इलाके में विमान के लापता होने की आशंका है, वहां खराब मौसम के बावजूद भी सर्च ऑपरेशन जारी है। समंदर में तूफानी लहरों और आसमान में छाए घने बादलों की वजह से सर्च ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। एक मेजर प्रॉब्लम जो है वो इस वक्त चैलेंज मैं बोलूँगा वो है वेदर। ये एरिया है जो सफ़ेद एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा मल्टी लेयर्ड क्लाउडी है और इस पे कन्वेक्टिव फिनोमेना में, मतलब जो बारिश जिस बादल से होता है, काले बादल हम जिसको कहते हैं, तो उससे क्या होता है, विजिबिलिटी कम हो जाता है। सर्च ऑपरेशन में एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड की मदद ली जा रही है। एक सबमरीन, 17 जहाज और 8 विमान सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। शनिवार को खुद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने चेन्नई में सर्च ऑपरेशन की जानकारी ली। 2 घंटे तक समंदर के ऊपर हवाई सर्वे किया। रक्षा मंत्रालय के अधिकारी विमान में सवार लोगों के परिवारों के संपर्क में हैं। उन्हें सर्च ऑपरेशन की पूरी जानकारी दी जा रही है। नेवी का उनका फुल एक्सपीरियंस है कि 23 ईयर्स वो काम किए हैं ना उसमें, तो उनका मैंने स्विमिंग वगैरह भी अच्छा है। शिप के बारे में बहुत आइडिया उनको, मतलब शिप्स के बारे में और एयरक्राफ्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया है कि मतलब कहाँ पे इमरजेंसी पैकेजेस होते हैं और क्या क्या सेफ्टी इक्विपमेंट्स है एयरक्राफ्ट में। आपको बता दें कि AN-32 शुक्रवार की सुबह चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए उड़ान भरने के 16 मिनट बाद ही सुबह 8:46 पर लापता हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काला धन रखने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि काले धन वाले अगर चैन से सोना चाहते हैं तो 30 सितंबर तक इनकम डिस्क्लोजर स्कीम यानी IDS के तहत अघोषित संपत्ति की घोषणा कर दें। चैन से सो जाना, नींद आना, इससे बड़ा जीवन का सुख क्या होता है? ये इनकम टैक्स अफसरों का डर काहे का? ये सरकार का डर क्यों? ये स्थिति बदलने का सबसे बड़ा उपाय है 30 सितंबर के पहले जो भी है डिक्लेयर कर दो। पीएम मोदी ने कहा कि सबसे ज्यादा काला धन ज्वेलरी और रियल एस्टेट में लगा है। केंद्र सरकार ने 30 सितंबर तक IDS के तहत अघोषित संपत्तियों की घोषणा का समय दिया है। इसके लिए 45% टैक्स और जुर्माने का प्रावधान है। टैक्स और जुर्माने के लिए भी सरकार ने 30 नवंबर 2017 तक का वक्त दिया है।
बीजेपी और बीएसपी के बीच जुबानी जंग थमती नहीं दिख रही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आगे की रणनीति तय करने के लिए आज पार्टी के आला नेताओं की एक बैठक बुलाई है। बीजेपी की पलटवार के बाद बीएसपी बैकफुट पर आ गई है। पार्टी ने दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 25 जुलाई को होने वाला विरोध प्रदर्शन रद्द कर दिया है। तो दूसरी ओर मायावती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले बीजेपी के पूर्व नेता दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह ने बीएसपी के नेताओं के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करने की मांग की है। स्वाति सिंह आज यूपी के गवर्नर राम नाईक से भी मिलेंगी। मैं समय दूंगा, उनकी भी बात सुनाऊंगा, लेकिन हर बात के एक लक्ष्मण रेखा होती है, तो सब लक्ष्मण रेखा का पालन सब ने करना चाहिए। क्योंकि मेरी माइनर बेटी को इसमें घसीटा गया है, उसके लिए बोला गया है तो पॉक्सो एक्ट लगे, जो कि इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया। हम लोगों ने लिखवाया था, लेकिन उन लोगों ने इसको नहीं लिखा है। इस बीच यूपी पुलिस ने स्वाति सिंह और उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी है। स्वाति सिंह ने अपने परिवार पर खतरे की आशंका जताई थी। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले के बाद दक्षिण चीन सागर में चीन बैकफुट पर आ गया है। चीन ने विवादित बूडी द्वीप से अपनी मिसाइलें हटा ली हैं। चीन ने एक कदम विवादित द्वीप से अमेरिका के विमान वाहक पोत हटने के बाद लिया है। हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने चीन के नौसेना विशेषज्ञ के हवाले से लिखा है कि अपने विमान वाहक पोत यूएसएस जॉन स्टेनिस को हटाने के अमेरिका के फैसले के बाद चीनी सेना को भी दोस्ताना रवैया दिखाने की जरूरत थी। चीन ने बूडी द्वीप पर जमीन से हवा में मार करने वाली 200 किलोमीटर की क्षमता वाली HQ-9S मिसाइलें तैनात की थी। ये मिसाइलें दुश्मन के विमानों और मिसाइलों का पता लगाने में भी सक्षम है। काबुल में आत्मघाती धमाकों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 80 तक पहुंच गई है, जबकि 230 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इनमें से कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिससे मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। आतंकी संगठन ISIS ने धमाकों की जिम्मेदारी ली है। ISIS की अमाक न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि काबुल में हज़रा समुदाय को निशाना बनाने के लिए 2 फिदायीन हमलावरों ने धमाकों को अंजाम दिया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ISIS का पहला बड़ा हमला है। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के मुताबिक 3 आत्मघाती हमलावरों ने शिया हज़रा समुदाय की एक विरोध रैली में धमाके को अंजाम दिया। इनमें से एक बुर्का पहनकर घुसा था। पहले आत्मघाती धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। हालांकि दूसरा हमलावर अपने आत्मघाती जैकेट पर धमाका करने में नाकाम रहा। तीसरे हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। रेल मंत्री सुरेश प्रभु आज देश के पहले डिस्चार्ज फ्री रेलवे कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। रामेश्वरम से मनादुराई के बीच 114 किलोमीटर लंबे इस पहले ग्रीन कॉरिडोर में चलने वाली गाड़ियां बायो टॉयलेट से लैस होंगी, यानी पर्चियों पर टॉयलेट से गंदगी नहीं गिरेगी। स्वच्छ भारत अभियान के तहत इस कॉरिडोर पर 286 डिब्बे वाली 10 पैसेंजर ट्रेनें लॉन्च की गई हैं। इससे रेलवे ट्रैक साफ सुथरे भी रहेंगे और आसपास के इलाकों में बदबू भी नहीं फैलेगी। चेन्नई स्टेशन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेल मंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। बायो टॉयलेट डिब्बों को भारतीय रेल और DRDO ने मिलकर बनाया है। मुंबई में बीती रात एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। हादसा चैम्बूर में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के प्रियदर्शनी रोड पर उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार कार ने संतुलन खो दिया और डिवाइडर से टकराकर दूसरी तरफ जा गिरी।